नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो कल हमने लेक्चर डिस्कस किया था और जो परसों लेक्चर डिस्कस किया था वो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स थे। तो आज का जो लेक्चर है वो इकोनॉमिक टाइम्स का ही लेक्चर है। ओके, वो गलती से टाइम्स ऑफ इंडिया के डिस्कस हो गए। ओके, तो अभी द इकोनॉमिक टाइम्स के ही आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे आगे। और इसके अलावा मंडे से जो नए आर्टिकल, जो नया डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें पैटर्न को हम चेंज करेंगे। और पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है, सारे न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल के अलावा जो न्यूज़ निकल कर आएगी, हम उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब पूरे के पूरे अखबार को निचोड़ कर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, और डेली जो है, डेली बेसिस पे ऐसा होगा। और जो संडे के दिन होगा वो रिवीजन का दिन होगा। संडे के दिन आपको एडिटोरियल एनालिसिस नहीं मिलेगा। उस दिन आपने जो पिछले एनालिसिस हो चुके हैं पिछले हफ्ते के, उनको आपने दोबारा से रिवाइज करना है, स्टडी करना है, रिसर्च करनी है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्टिवली रनिंग टू स्टैंड स्टिल, मॉनेटरी पॉलिसी डज वेल टू शन इन्फ्लेशन स्केयर। देखो, यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जो है वो रन करके चलते हैं, और जो फिस्कल पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट रन करके चलती है, गवर्नमेंट उसको देखती है। सो मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो इसके चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और ये इनकी कोशिश होती है कि जो महंगाई दर है इसको कंट्रोल में रखा जाए। 2 से 6% के बीच में जो है इन्फ्लेशन को ये रखने की कोशिश करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग बात करें कि नया बजट आया। नए बजट के तहत आरबीआई ने भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज नहीं किया, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है जैसे पहले थी, और उसी तरह रखा है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने काफ़ी तरीके की जो है हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड की है, जिस तरह की ज़रूरत थी सपोर्ट की। ओके, और इसके अलावा बात करें कि आरबीआई ने एक एस्टिमेशन भी दिया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 10.5% से हिसाब से जो है ग्रो करेगी, ये जो फिजिकल ईयर 2021-22 वाला है इसमें। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने भी प्रेडिक्शन दी है कि 11.5% के हिसाब से जो है ग्रो करेगी। तो हमेशा जो वैल्यूज़ में ना चेंज आता रहता है, थोड़ा बहुत ऊंचा या नीचे होता रहता है। आईएमएफ का हो सकता है कई बार ज़्यादा हो जाता है, आरबीआई की प्रेडिक्शन कई बार कम होती है, और कई बार ऐसा होता है जब रियल डाटा निकल कर आता है दोनों की प्रेडिक्शन फेल हुई होती है। तो ऐसा होता है। तो ये प्रेडिक्शन होती है कि हम इतनी परसेंट के हिसाब से ग्रो करेंगे, ज़रूरी नहीं कि इतनी परसेंट के हिसाब से ही ग्रो होगा, इसके आसपास होंगे। तो जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, ओके, तो वो भी जो है अभी 6% के नीचे है। जैसे मैंने आपको कहा था 2 से 6% के बीच में रखनी होती है। तो सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक जो है अभी कंफर्ट जोन में काम कर रहा है इन्फ्लेशन के प्रति, और सही काम हो रहा है। और आगे बात कर रहे हैं जो क्रूड ऑयल है और जो कमोडिटी प्राइसेस है, अगर इनके जो प्राइसेस है पूरे वर्ल्ड में कितने अभी जो है बढ़ने शुरू हो चुके हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि हालांकि अभी तक कोई भी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने नहीं देखने को मिला है कि अगर किसी और इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर अगर इन्फ्लेशन अगर लो है, ओके, महंगाई दर अभी कम है, तो अगर अभी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो इस ऐसा माहौल हमें रखना ही होगा। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उसको हमने यूटिलाइज करना है। ओके, तो अभी ये अनयूटिलाइज्ड है। ओके, क्योंकि इकोनॉमी, जितने भी देशों की इकोनॉमी है, बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी बंद है और पूरी फुल कैपेसिटी से अभी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है इकोनॉमी के रिसोर्सेज की, और इकोनॉमी अपनी फुल बूम पर अभी नहीं आ रही है मोस्टली देशों की। और आगे बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत की भी अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 70% से नीचे है। ओके, मतलब कि अभी पूरे तरीके से हमारी इकोनॉमी खुली नहीं है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी जो है हो सकती है, उससे हो सकता है कि इनपुट जो आउटपुट जो है उसमें भी बढ़ोतरी निकल कर आ जाए, प्रोडक्शन जो है उसमें भी बढ़ोतरी निकल कर आ जाए। आगे बात कर रहे हैं कमोडिटीज़ के हिसाब से भी ऐसा हो सकता है। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनके भी दाम अभी जो है बढ़ने शुरू हो चुके हैं। उसका रीज़न ये बताया गया कि सऊदी अरब जो है, जहाँ से हम काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करते हैं, उसने कट लगा दिया प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ही उसने बंद कर दिया। उस हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस हिसाब से उसका तेल बिक रहा है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका में अभी राष्ट्रपति बदल चुके हैं, अभी उनकी डेमोक्रेट्स की सरकार आ चुकी है। तो वो हो सकता है कि जो ईरान की न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा से रिवाइव कर दें। ये बहुत पुरानी डील चली आ रही है। ओबामा के प्रशासन समय भी ये डील पूरी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जब ट्रंप आए इन्होंने डील ही कैंसिल कर दी। ओके, बाद में ईरान से झगड़ा होना शुरू हो गया अमेरिका का। तो आपने
कुछ समय पहले न्यूज़ भी सुनी होगी कि ईरान का कमांडर मार दिया गया अमेरिका की तरफ से। तो ये मतलब कि बहुत कन्फ्लिक्ट बड़े लेवल पर पहुंच गया था अमेरिका ईरान के बीच में। तो अभी ये कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान न्यूक्लियर डील दोबारा हो, और जो भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगे कि ईरान से तेल नहीं इंपोर्ट करना, तो वो अगर बहाल होता है तो हम भी जो है एडिशनल ऑयल जो है अपनी प्रोडक्शन में, एडिशनल ऑयल जो है हमारे पास आ सकता है, और एडिशनल प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड मार्केट में हो सकती है कि शुरू हो जाए, क्योंकि ईरान के पास भी बहुत सारा तेल के भंडार हैं। तो भारत उससे भी खरीदता है, और ईरान से हमारी दोस्ती भी अच्छी है। और ईरान के साथ ही मिलकर हम शबार पोर्ट का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसका फेज़ 1 का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ पर शिप्स जो है आने जाने शुरू हो गए हैं। जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का, जो इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट है, तो वहाँ से हम सामान बेचते हैं शबार पोर्ट तक। फिर शबार पोर्ट से बाय रेलवे या बाय रोड जो है अफ़गानिस्तान तक हम अपना सामान पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से उसके बिल्कुल 100 किलोमीटर के आसपास ही जो है गवादर पोर्ट बन रहा है, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। तो उसी गवादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए हम शबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान में। आगे बात कर रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई अभी धीरे धीरे जो है बढ़ रही है। तो उसका रीज़न ये बताया गया है कि जो शिपिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में शिप ही ऐसी इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही सस्ते दामों पर जो है पहुंचा देते हैं। तो अभी ये कैपेसिटी, शिपिंग कैपेसिटी बहुत कम हुई है पिछले समय के हिसाब से। तो इसका रीज़न यही है पैंडेमिक। तो पैंडेमिक की वजह से जितनी भी ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है उसने अपना जो सामान है ओके, उसको जो ऑपरेशनल फ्लीट कैपेसिटी है उसको थोड़ा कम कर दिया है। ओके, पहले अगर 100 जहाज़ जाता था, अभी कम कर दिया है, अभी 70 हो गए हैं, 60 हो गए। ओके, तो ये लॉकडाउन की वजह से जो प्रोडक्शन निकल कर आई है चाइना के बाहर जितना भी वर्ल्ड है, जो उन्होंने प्रोडक्शन निकाली है, तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर सोचा कि हमें चाइना में ट्रैवल नहीं करना है। ओके, तो इसके तहत जो है जो नॉर्मल एक्सपोर्ट था उनका, उसी को उन्होंने जारी रखा। तो नॉर्मल एक्सपोर्ट करते रहे, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ निकल कर आई आउटसाइड वर्ल्ड, ओके, चाइना के अलावा। ओके, तो चाइना को जो इनका एक्सपोर्ट जाता था उसको इन्होंने थोड़ा सा कोशिश की कि हम ना ही जाए, लॉकडाउन के चलते और पैंडेमिक के फैलने के चलते। और जिससे ये चीज़ हुई कि जो चाइनीज़ आउटपुट थी वो बढ़नी शुरू हो गई। उनकी अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी काफ़ी निकल कर आनी शुरू हो गई, लेकिन वो इतने एबल नहीं थे कि अपनी प्रोडक्शन को चाइना से बाहर निकाल सके। ओके, पैंडेमिक की वजह से। और काफ़ी सारे देश ऐसे भी थे जिनको ये डर लगने शुरू हो गया कि अगर चाइना से कोई माल मंगवाते तो फिर कहीं कोई बीमारी ना फैल जाए। तो ये भी एक रीज़न है। तो चाइना को थोड़ा सा लोग जो है इग्नोर करके चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो है इग्नोर करके लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि जो खुद से चीज़ बनाई उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पर इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शन है सप्लाई साइड में, वो आसान कर सकती है जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो प्रगति हो रही है उसको। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर सप्लाई रेस्ट्रिक्शन को हम ईज करते हैं तो उससे जो भी कमोडिटी प्राइसेस की लेयर्स हैं उनको वो हम फोर्स कर सकते हैं कि उनको नीचे लेकर आए, ताकि जो महंगाई है वो कम हो। कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग वैरायटी में, वो नीचे आए। तो यहाँ पर एक सेंस बनती है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो भी एक लुक दे, यहाँ पर देखे कि जो प्राइस में बदलाव आ रहा है, ओके, अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो क्यों नीचे आ रहा है। तो इसके ऊपर जो है नज़र बना के रखनी है, क्योंकि आरबीआई ही एक ऐसा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो रेगुलेट करता है पूरी की पूरी मार्केट को, पूरी की पूरी मनी मार्केट को, और लिक्विडिटी को भी मैनेज करके चलता है। उस हिसाब से भी इन्फ्लेशन के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लेशन कम होती है या ज़्यादा होती है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मार्केट में महंगाई ज़्यादा हो चुकी है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करेगा? लिक्विडिटी को सोक करेगा या लिक्विडिटी की सप्लाई को और बढ़ा देगा? तो इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं हर आर्टिकल में क्वेश्चंस पूछता हूं, लेकिन आंसर बहुत कम आते हैं। कभी कभार होता है कोई एक आधा आंसर आ जाए, लेकिन आप इसका मतलब आप सुनते नहीं हैं पूरा लेक्चर। तो कृपया पूरा लेक्चर सुने और जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर खुद से ढूंढें और वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, इससे आपकी ही रिविजन होगी। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट असेस दे दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, ये इसको एक बड़ा स्टेप जो है बोला गया है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि इसी समय जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ओके, वो एक जो है कंफ्यूजन में फंस चुके हैं। उनको इस चीज़ के बारे में ये नहीं क्लियर हो रहा कि अपने जो सेविंग्स है उनको वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर वो रखें कि जहाँ पर उनको सेफ गार्ड रहे, सेफ रहे उनके जो
ज़्यादा सेफ्टी उनके जो सेविंग्स है उसको मिल सके, और वो डायरेक्ट असेस भी कर सके आने वाले समय में। तो आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन को सही से कंट्रोल करके चलना है तो जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो बॉन्ड्स हैं तो उनको हमें सीनियर सिटीजन के ऊपर टारगेट करके चलना है कि उनके साथ जो है हम काम करें आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स टारगेटेड एट सीनियर सिटीजन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी अगर बॉन्ड मार्केट काम करती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो हमेशा रिस्क का जो सिचुएशन वो बनी रहती है, और जो इन्वेस्टमेंट हुई है हो सकता है कि वो सारे के सारे उनका पैसा भी जो है लॉस्ट हो जाए, डूब जाए, तो ये सिचुएशन होती रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स की और इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स की, तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो क्या करती है, कुछ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जो है वो रखती है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उन बॉन्ड्स की उसके हिसाब से। और वो जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जितना आने वाले समय में महंगाई बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू भी जो है उसके हिसाब से राइज करती जाती है। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है सिक्योरिटी होती है। ओके, तो फिक्स्ड इनकम रखी होती है एक, जिसके हिसाब से जो है महंगाई अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी राइज जो है होती जाएगी। तो इस तरीके से जो है ऐसे बॉन्ड्स जो है महंगाई के हिसाब से जो मार्केट है वो भी ख़राब ना हो, और महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसका मार्केट के ऊपर बुरा प्रभाव ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड जो है इस मार्केट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। खासतौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो भी जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यहाँ पर डायरेक्ट असेस कर सकेंगे आने वाले समय। तो बहुत बढ़िया स्टेप गवर्नमेंट ने यहाँ पर चला है। तो आप मुझे अभी बताइए कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो रिटेल मार्केट क्या होती है। रिटेल मार्केट में कोई मुझे 2 एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन्वेस्टर। तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस आर्टिकल में बात की गई है फॉर सॉलिडरिटी विद द पीपल ऑफ म्यांमार, कि म्यांमार के लोगों की बात की गई है। अभी इसी हफ्ते की शुरुआत में म्यांमार में जो वहाँ की आर्मी थी उन्होंने कूप कर दिया, तख्ता पलट कर दिया और डेमोक्रेसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और जो है अपने जो लॉज है वो लेकर आ गए, और साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री में से एक है म्यांमार। तो अगर भारत की बात करें, भारत के आस पड़ोस के मुल्कों की बात करें, तो 2 ही मुल्क ऐसे बचते हैं जहाँ पर भारत का बॉर्डर टच होता है और वहाँ पर तख्ता पलट होता रहा हो। तो एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है म्यांमार। सो म्यांमार में भी ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। साल 2008 में भी जो है यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, तो तभी आर्मी ने ही इनका जो है संविधान तैयार किया था उस समय। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ है कुछ ही घंटों में, यहाँ पर जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, नई इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, उसको यहाँ पर बाहर करके खुद से यहाँ पर रूलिंग में आ गए। तो अभी नवंबर 2020 में ही इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो आंग सुंग कुई थी, जो लीडर थी म्यांमार की, जो रूलिंग पार्टी थी, तो उन्होंने काफ़ी बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की थी। तो लगातार दूसरी बार जीते थी और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और जो ऑपोजिशन पार्टी थी, ऑपोजिशन पार्टी को जो म्यांमार की मिलिट्री थी वो सपोर्ट करती थी। तो ये कहा जा रहा है कि जो ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने ये मुद्दे उठाए कि जो इलेक्शन हुए नवंबर 2020 में उसमें काफ़ी फ्रॉड हुआ है, तो जिसकी वजह से आर्मी ने भी इसको जो है सीरियसली लिया और यहाँ पर कोशिश की कि हाँ हम इसको निकालेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर कूप कर दिया गया है। और भारत ने भी अपनी जो अपना विजन है वो यहाँ पर बोला है, जैसे बाकी कंट्रीज ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, एक्सप्रेस किया है अपने आप को कि हमें जो रूल ऑफ लॉ है और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उनको बचा कर रखना है, तभी जो है सही तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगी किसी कंट्री की। तो ये भारत की स्टेटमेंट थी। और डेमोक्रेसी को सपोर्ट चाहिए, डेमोक्रेसी को यहाँ पर काम करने का माहौल चाहिए। तो जितनी बढ़िया और मैच्योर डेमोक्रेसी होगी वो उतनी बढ़िया तरीके से जो है आने वाले समय में आगे और बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाएंगी। तो उनको यहाँ पर जिस तरीके की सपोर्ट चाहिए वो यहाँ पर प्रदान करनी है। तो म्यांमार की डेमोक्रेसी कोई मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, वो नई नवेली दुल्हन की तरह है। ओके, 2011 से जो है वहाँ पर आंग सू की जो है कोशिश कर रही थी कि सरकार बने, डेमोक्रेटिक वे में सरकार बने। तो तब से अब दोबारा से जो है 2020 में इलेक्शन हुए, तो देखिए इतना मैच्योर ये है नहीं है, तो इनको सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वाइड। तो जो जो बाइडेन है उन्होंने भी यहाँ पर धमकी दी है जो मिलिट्री है म्यांमार की कि हम सैंक्शन लगा देंगे म्यांमार के ऊपर। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। ओके, और आगे बात कर रहे हैं
कि ये कोई नया नहीं, ऐसा नहीं है कि जो तख्ता पलट हुआ है जीरो से यहाँ पर दोबारा से ऐसा काम कर दिया गया है। और बात कर रहे हैं कि मिलिट्री ने कभी भी अपनी पावर छोड़ी ही नहीं थी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2010 के संविधान के मुताबिक ये तय हुआ था कि जो डे टू डे फंक्शनिंग होगी गवर्नमेंट की वो हैंड ओवर कर दी जाएगी जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा और जो पार्लियामेंट होगी उसको। और इसके अलावा एक डिसीजिव पोजीशन जो है मिलिट्री अपने पास रखेगी। 25% ऑफ द सीट्स जो पार्लियामेंट में होगी वो मिलिट्री के लिए ही रिजर्व होंगी। तो ये इनके 2010 के संविधान के अकॉर्डिंग ये तय हुआ था। कहने का मतलब जो इनकी मिलिट्री थी वो कभी बाहर निकली ही नहीं थी शासन से। मतलब डिसीजिव रोल इनका रहा ही रहा। अगर कोई भी अहम मुद्दा आता पार्लियामेंट में तो इनका 25% सीट्स इनके पास हैं जो रिजर्व है, तो काफ़ी अहम रोल ये अदा करती थी। तो ये कॉन्टेस्ट जो है जो आंग सैन कुई आंग सैन सू कुई है जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है उसको लीड करती है, और दूसरी ओर जो मिलिट्री है। तो ये कॉन्टेस्ट आज का नहीं है, पिछले 30 सालों का ये चलता आ रहा है, अभी तक चलता जा रहा है। और आगे बात कर रहे हैं कि म्यांमार में अभी तक 2 इलेक्शंस हुए हैं जिसमें से दोनों के दोनों जो है आंग सैन सू कुई ने ही जीते हैं और उनकी जो पार्टी है एनएलडी उन्होंने जीते हैं। तो यहाँ पर अभी 399 सीट्स इनकी आ चुकी हैं। 2020 में जो नवंबर में इलेक्शन हुआ तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 2015 के अकॉर्डिंग। म्यांमार की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है एंग सुई की उनकी पार्टी। ओके, तो इनके पास अभी ये पोटेंशियल था कि जिस तरीके की ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पर वो करना चाह रही थी। एक बात तो ये पर ये है कि आंग सैन कुई ये चाह रही थी कि हम किसी ना किसी तरीके से जो बदलाव करना चाहते हैं संविधान में वो करें और अच्छे तरीके से देश को आगे बढ़ाएं। एक ये रीज़न हो गया। दूसरा बात कर रहे हैं चाइना ने भी यहाँ पर ब्लॉकिंग करनी शुरू कर दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दी म्यांमार के ऊपर जिसने कि सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, खासतौर पे उस रीजन में। और आगे बात करें भारत की तो भारत ने भी अपनी क्लियर सपोर्ट दे दी है कि हम डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन के ऊपर फोकस करेंगे, हम इसका साथ देने के लिए आगे आएंगे अगर डेमोक्रेसी को दोबारा से स्थापित किया जाता है तो अभी एक तरीके का टाई जो है लोगों के बीच में है। तो बात ये कर रहे हैं कि जो लोग हैं लॉन्ग रन में वो भी यहाँ पर प्रबल हैं। जो डिक्टेटोरियल जो रजीम है, डिक्टेटोरियल मतलब कि जो तानाशाह होता है उनके साथ वो मर्ज हो जाते हैं और उन्हीं के साथ से जो है उनके टाई अप जो है होने शुरू हो जाते हैं लोगों के। और इसी समय में भारत भी यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है जो भी नेशंस की सॉवरेंटी होगी जिस तरीके से भी वो चलना चाहते हैं। ओके, और ये भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो उनके भी यहाँ पर खिलाफ ही यहाँ पर हम खड़े हैं जो यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है कोई आउटसाइडर जो किसी डेमोक्रेसी को किसी नेशन को एक्सपोर्ट करना चाहता है कि आप डेमोक्रेसी लेकर आओ, तो इस हालत में भी यहाँ पर भारत नहीं है। भारत ये भी नहीं कह रहा है। भारत यहाँ पर जो न्यू दिल्ली है उसने यहाँ पर स्टैंड क्लियर किया है कोई भी गवर्नमेंट हो म्यांमार में ऑन द मोमेंट अगर कोई किसी के पास भी चार्ज हो भारत उसके साथ डील करेगा ही करेगा और उनके साथ काम करेगा और जो बाकी डेमोक्रेसी से उनके साथ भी काम करता रहेगा। और लेकिन ये जरूर चाहेगा कि कुछ ना कुछ बदलाव जो है म्यांमार में आए आने वाले समय में। तो यहाँ पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, डेमोक्रेसी की बात भी कर दी है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जो भी जिसके पास भी चार्ज होगा उसके साथ हम डील भी करेंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर वहाँ पर कूप हो चुका है, शासक कोई और आ गया है तो हम वहाँ से डीलिंग ही तोड़ देंगे। सो देखिए ये सब चीज़ें होती हैं, इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं। भारत को सब जगह देखना पड़ता है। भारत का जो वेस्टर्न बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच हो वहाँ पर डिस्टर्बेंस रहती है। सो चाइना के साथ भी जो बॉर्डर है वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस रहती है। तो हम जितने हमारे बॉर्डर्स हैं ईस्टर्न फ्रंट ही हमारा ऐसा बचता है जहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत कम है। ओके, और अगर कोई डिस्टर्बेंस होती भी तो उसको हमारी आर्मी कंट्रोल कर लेती है, उधर से भी सपोर्ट आ जाती है। तो ये वाला फ्रंट भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस फ्रंट में भी डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाए, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर भी वही माहौल बनना शुरू हो जाए बॉर्डर पे जो बाकी बॉर्डर्स पर है। तो भारत की यहाँ पर सोच यही, अप्रोच भी यही है कि सभी बॉर्डर्स पे हम डिस्टर्बेंस को कम करें और शांति से रहें सभी। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसमें बेसिकली बात की गई है जो म्यांमार की सिचुएशन है वहाँ की। अभी फ्यूचर का कोई पता नहीं है कि कब ये कूप हटेगा, कब तक ये शासन रहेगा। ये बहुत पुराने समय से ये लड़ाई चलती आ रही है डेमोक्रेसी और जो मिलिट्री रूल है इसके बीच में। तो आगे इसका क्या फ्यूचर होगा इसके बारे में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ये था पूरा आर्टिकल। तो मैंने कल आपको बोला था कि मैं बजट का पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस डालूंगा, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डल चुका है। तो वो आप जो है इस इकोनॉमिस्ट का जो वीडियोस वाला सेक्शन खोलोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके उस बजट एनालिसिस को देख सकते हो। तो दूसरा पार्ट जो है वो भी मैं जल्दी हाजिर करूँगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए। तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।